नमस्कार साथियों, एएमआई भानु प्रताप की यूट्यूब चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इससे पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने जिस टॉपिक का अध्ययन किया था वो थे प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियमों में हमने बहुत कुछ जाना है और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो हमने क्या पढ़ लिया था उसका एक बार मैं फास्ट आपको रिवीजन बता देता हूं। हमने पढ़े थे प्रतिरोध के नियम में पहली बात ये थी कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होती है। जिस प्रकार पदार्थ की लंबाई बढ़ती जाती है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। दूसरा नियम क्या कहता था कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ की कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता था। अर्थात कटाक्ष क्षेत्रफल यदि बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घटेगा, कटाक्ष क्षेत्रफल यदि घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इन दोनों नियमों को जब कंबाइन किया गया तो हमें एक नियतांक मिला। उस नियतांक को हमने रो कहा गया। उसी रो की जब डेफिनेशन का अध्ययन किया तो वो डेफिनेशन निकल के आई विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की। उसने हमें बताया कि एक पदार्थ का विशेष आकृति का टुकड़ा जिसे हम घनाकार आकृति कहते हैं, जिसका आयतन कितना हो, एक हो, उसके आमने सामने के सिरों के बीच यदि आप रेजिस्टेंस नापोगे तो आएगा तो वो रेजिस्टेंस ही, लेकिन हम बोलेंगे उसको रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध। सभी पदार्थों का ये विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। इसी विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर पता लगता है कि धारा ले जाने में सबसे बढ़िया सक्षम चालक कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने यहां तक अध्ययन करने के बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक और छेड़ा जिसका नाम था ताप गुणांक, अर्थात चौथा कारक प्रतिरोध का। प्रतिरोध इन तीन के अलावा चौथे कारक पर भी निर्भर करता है। वो चौथा कारक था ताप गुणांक। क्या था ताप गुणांक? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी या वृद्धि, तापमान परिवर्तन से जैसे भी पदार्थ का प्रतिरोध कम या ज्यादा या प्रतिरोध में कमी या वृद्धि होती है उसे पदार्थ का ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक के बाद में पता लगा कि पदार्थ जो है वो ताप गुणांक दो प्रकार का रखते हैं, एक पॉजिटिव रखते हैं और एक नेगेटिव, एक पीटीसी थे और एक एनटीसी। जिनका प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़े वो आ जाएंगे आपके पीटीसी में, और ऐसे प्रतिरोधक या ऐसे घटक, ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ घटे, अर्थात तापमान की दिशा और प्रतिरोध की दिशा विपरीत, तो वो एनटीसी में, और यदि दोनों की दिशा साथ साथ है वो पीटीसी में। तो एनटीसी पीटीसी तक हमने अध्ययन कर लिया, लेकिन हमने ताप गुणांक के फॉर्मूले का अध्ययन नहीं किया। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम ताप गुणांक से ही करेंगे और ताप गुणांक के फॉर्मूले सूत्रों का अध्ययन करेंगे। यहां डाउट सबसे बड़ा होता है। डाउट क्या होता है वो आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो साथियों, ताप गुणांक को समझने के लिए, उसके फॉर्मूले के निर्माण को करने के लिए आपको कुछ कारकों के बारे में पहले पता होना चाहिए, फिर ही हम आगे पढ़ पाएंगे भी। यदि मैं सीधा ही फॉर्मूला लिख के समझाऊंगा तो शायद आपके समझ में नहीं आएगा। हम एक क्रम लेके चलेंगे, उसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, फिर आपको मैं ताप गुणांक का सूत्र बनाना या फॉर्मूला निर्माण करना सिखाऊंगा। तो क्या वो चीजें हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए? तो वो चीज है, सबसे पहली चीज लिखेंगे हम RT। क्या लिखेंगे? RT। RT एक रेजिस्टेंस है जो आपको ज्ञात करना है T डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे। अभी विस्तार से ही बताऊंगा। फिर आपको पता होना चाहिए एक विशेष चीज, जिसको हम बोलते हैं R0। ये 0 लिख गया या इसको RO भी कहा जाता है। ये किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध माना जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। बताऊंगा इसके बारे में भी। फिर एक टेम्परेचर आता है T1। क्या आता है? T1। ये होता है प्रारंभिक या प्राथमिक तापमान, पहला तापमान जो आपको दिया गया है। फिर एक आता है T2। ये होता है अंतिम तापमान या फाइनल टेम्परेचर होता है जब आपको किसी पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। उसके बाद में आपका सामने आता है अल्फा। क्या आता है? अल्फा। और अल्फा होता है आपका ताप गुणांक। अब ये जो सारी चीजें ये है क्या, तो इसके लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना है RT। RT को कई नामों से पुकारा जाता है। आप इसको कह सकते हो दिए गए तापमान पर प्रतिरोध, दिए गए तापमान पर प्रतिरोध, या इसका एक और नाम है अंतिम प्रतिरोध, फाइनल रेजिस्टेंस। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है अभी, ठीक है ना। आगे प्रश्न करेंगे तो उसका ये उत्तर हो सकता है। तो RT है दिए गए तापमान पर प्रतिरोध या अंतिम प्रतिरोध, जो हमारा ज्ञात हो गया। उसके बाद में आ गया R0। R0 को भी कई नामों से पुकारा जा सकता है, या इसको बोलते हैं प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध, या बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। या तो इसको बोलेंगे प्रारंभिक प्रतिरोध या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पदार्थ का प्रतिरोध। उसके बाद में T1। अब T1 की भी डेफिनेशन कही है। T1 को R0 से भी कह सकते हैं, कई जगह खाली T भी लिखा आता है। T1 T2 डिफरेंस करने के लिए आगे इनको मिला भी देंगे अपने। T1 कह सकते हैं प्रारंभिक तापमान। T1 क्या है? प्रारंभिक
तापमान। आपके अधिकतर प्रश्नों के अंदर जो प्रारंभिक तापमान होता है वो अप्रोक्सीमेट 2 ही आंकड़े, लगभग प्रश्नों के अंदर 2 ही आंकड़े काम में लाते हैं। या तो वो T1 होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड और या होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, मानक है। किसी भी पदार्थ का यदि विशिष्ट प्रतिरोध आप ज्ञात करोगे तो आपने जो सारणी देखी है उसके अंदर भी 20 डिग्री या 0 डिग्री पे ही वो प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये 2 कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रैक्टिकली इनको शामिल किया गया है, कह सकते हैं नियतांक टेम्परेचर है, ऐसे तापमान है जिन पर आप आगे की गणनाएं कर सकते हो। तो ये है प्रारंभिक तापमान T1। अब यहां पर ध्यान से देखो, R0 प्रारंभिक प्रतिरोध है, किस पर? प्रारंभिक तापमान पर। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। उसके बाद में बात करें T2, तो T2 है अंतिम तापमान। अंतिम तापमान, अंतिम तापमान मतलब वो तापमान जो आपको दिया गया है। आपको कह दिया कि जी एक पदार्थ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तो इतना प्रतिरोध रखता है, बताओ जी 50 डिग्री पर कितना रखता है। तो 0 डिग्री तो हमारा प्रारंभिक हो गया, 50 डिग्री हमारा अंतिम हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न करूंगा तब इसको और समझाऊंगा। तो T2 हो गया आपका अंतिम या फाइनल टेम्परेचर। उसके बाद में अल्फा क्या चीज है? अल्फा है पदार्थ का ताप गुणांक। अल्फा क्या है? पदार्थ का ताप गुणांक। अल्फा को भी लिखने का तरीका है भी, अल्फा भी 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एक तो होता है अल्फा 0। क्या होता है अल्फा 0? अल्फा 0 या अल्फा हो तब आएगा जब आपका ताप जो प्रतिरोध है वो R0 पे हो। ठीक है ना, अल्फा 0 वो ताप गुणांक है जब प्रतिरोध प्रारंभिक तापमान कितना हो भी 0 डिग्री और इस पर प्रतिरोध क्या हो R0, तब ये अल्फा 0 काम में आता है। और एक और होता है अल्फा T। अल्फा T होता है आपका किसी दिए गए तापमान पर, किसी दिए गए, जैसे RT है आपका, ये एक दिए गए तापमान पर प्रतिरोध है। सेम उसी तरह अल्फा T क्या होगा? किसी दिए गए तापमान पर पदार्थ का ताप गुणांक। 0 डिग्री पर यदि ताप गुणांक आ गया तो अल्फा 0 से, और 50 डिग्री 60 डिग्री अन्य किसी तापमान पे पूछेंगे तो उसको अल्फा T से। तो इसको क्या लिख सकते हैं? दिए गए तापमान पर पदार्थ का ताप गुणांक। तो इसको किससे लिखेंगे? अपने अल्फा T से। तो सबसे पहले ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए कि कोण क्या है। यदि यही नहीं पता लगेगा, सवाल आ गया, आप पहचान ही नहीं पाओगे तो आप प्रश्न भी हल नहीं कर पाओगे। तो एक बार दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले RT है आपका अंतिम प्रतिरोध, एक ऐसे तापमान पर जो आपको प्रश्न में दिया गया है। ये लास्ट होगा, ये आपका फाइनल आंसर भी हो सकता है अभी। तो दिए गए तापमान पर पदार्थ के प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं? RT से। प्रारंभिक प्रतिरोध, ठीक है ना, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं? R0 से। T1 होता है हमारा प्रारंभिक तापमान जो शुरुआत में दिया गया है। T2 होता है हमारा अंतिम तापमान जिस पर हमें प्रश्न को हल करके प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। अल्फा 0 ताप गुणांक है, कितने डिग्री पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। और अल्फा T दिए गए तापमान पर पदार्थ का ताप गुणांक है। वैसे अगर इसको ध्यान से देखोगे ज्यादा आंकड़े नहीं, आंकड़े 3 ही है, लेकिन तीनों आंकड़े डिपेंडेबल है किस पर? एक दूसरे पर। तो इसलिए इन सभी को लिखा गया। और मुख्य जो डिपेंडेबल होते हैं वो किस पे होते हैं भी? तापमान पर। तो इतनी बातें एक बार ये आप उतार लो, फिर हम आगे लिखेंगे भी। ठीक है, अब आगे की क्या बात है तो उसके लिए आपको कुछ रिलेशन मैं बताऊंगा, वो रिलेशन आपको पता होने चाहिए। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके आगे भी काम में आएगी और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक नाम आता है आपके जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन, यानी कि चेंज। ठीक है, अब हमारी ट्रेड के अंदर या कहीं भी जब आप फॉर्मूलों का निर्माण करोगे और कहीं भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन शब्द को हम एक प्रतीक से लिखते हैं, वो होता है आपका डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। आगे जब नियम पढ़ेंगे फेराडे के या जहां कहीं भी ऐसे नियम आएंगे जहां किसी भी चीज के मान में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तनीय चीजों को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा से। अब हमारे किस किस मान में परिवर्तन हो रहा है? जब हम ताप गुणांक टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो एक तो हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, हम R0 से निकलकर RT तक पहुंच जाते हैं। और एक परिवर्तन होता है हमारे टेम्परेचर में। मुख्य रूप से तापमान के आधार पर प्रतिरोध का परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक को हम ताप गुणांक कहते हैं। तो हमारे परिवर्तनीय चीजें कितनी हैं? 2 हैं। एक तो है प्रतिरोध में परिवर्तन और एक है तापमान में परिवर्तन। तो प्रतिरोध में परिवर्तन को तो हम लिख सकते हैं डेल्टा R से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और तापमान में परिवर्तन को हम लिख सकते हैं डेल्टा T से, इसमें भी शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है?
डेल्टा आर। अब परिवर्तन के लिए आपको कम से कम दो चीजें चाहिएंगी भी। कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है आपका अंतिम प्रतिरोध या फाइनल रेजिस्टेंस, जिसे हमने लिखा था थोड़ी देर पहले किससे? आरटी से, माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध यानी कि R0। अंतिम क्या था, प्रारंभिक क्या था, उन दोनों में से घटा दो, निशान माइनस का लगा दो, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो हमें क्या मिलता है? परिवर्तन। सेम यहां टेम्परेचर वाले में भी हम ये कर सकते हैं कि डेल्टा टी अर्थात तापमान में परिवर्तन। अंतिम क्या था जी? अंतिम तापमान को हमने T2 से लिखा था, प्रारंभिक तापमान क्या था? T1 था। कोई समस्या किसी को? यदि समस्या है तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। तो डेल्टा आर बता रहा है प्रतिरोध में परिवर्तन को। किसमें? प्रतिरोध में परिवर्तन को। तो RT माइनस R0, यदि हमारा प्रतिरोध RT था 50 और R0 था 20, तो परिवर्तन कितने ओम का हुआ? तो परिवर्तन 50 में से 20 घटाया, कितने ओम का परिवर्तन हो गया? 30 ओम का। सेम ऐसे यदि इसको आंकड़ों से देखो, आपको क्या है, अंग्रेजी के अक्षर थोड़े कम ही समझ में आते हैं, इसलिए मैंने गणितीय आंकड़े लिए हैं। अब टेम्परेचर मान लेते हैं, अंतिम तापमान था 20 डिग्री और जो प्रारंभिक तापमान था वो कितना था? वो 10 डिग्री था। कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। बराबर कितना आ गया? ये आ गया आपका 10 डिग्री। तो यहां पर जो अंतर मिला 30, ठीक है ना, ये दो राशियों के अंतर के बराबर है। जो परिवर्तन मिला वो दो राशियों के अंतर के बराबर है। या तो इन दो राशियों को लिख लो या इनका प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार से लिख लो। तो अभी फिलहाल सूत्र के निर्माण करने के लिए हम इन प्रतीकात्मक रूपों का प्रयोग करेंगे, फिर हम इनका भी प्रयोग करेंगे कि इसके अंदर वास्तव में क्या है, ठीक है ना। जैसे हम लिख देते हैं कि V समानुपाती I, तो फिर हम करते हैं V बराबर I इंटू R। तो यहां पर जिस प्रकार नियतांक आता है कि किस आधार पे ये बदलेगा, वो आधार ही तो हमें देखना है, क्योंकि हमारा आधार है ताप गुणांक। क्या है? ताप गुणांक। उस तक कैसे पहुंचेंगे? तो शायद इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है, अब हम फॉर्मूले निर्माण की ओर चल सकते हैं भी। तो अब एक बात छोटी सी आपने लिखनी है। क्या लिखनी है? बात यह है कि किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन, किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन जो है उसके प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध में तापमान के आधार पर होने वाला परिवर्तन उसके प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यानी कि परिवर्तन डेल्टा आर, रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन है ये समानुपाती होता है उस पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध यानी कि R0 के। यानी कि जैसे जैसे R0 का मान, ठीक है ना, यदि किसी पदार्थ का R0 ज्यादा है तो उसके मान में परिवर्तन भी क्या होंगे? भी ज्यादा है। एक छोटी सी बात है, एक पदार्थ का प्रतिरोध है 50 ओम, R0 कितना है? भी 50 ओम है। एक पदार्थ है उसका R0 मान लेते हैं 0.1 ओम है। ये मान जो है 50 ओम, ये ज्यादा है, ठीक है, और ये जो मान है R0 ये बहुत ही कम है। यदि ये मान ज्यादा है तो तापमान बदलने से इसके प्रतिरोध मान में अर्थात RT में परिवर्तन भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और यदि किसका R0 कम है, प्रारंभिक प्रतिरोध ही कम है, तो उसके RT के मान में परिवर्तन भी क्या होंगे? कम। तो ये भी कम, तो यहां पे परिवर्तन भी कम। ये R0 यहां पे अधिक, तो परिवर्तन भी क्या होंगे? भी अधिक। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो आपका परिवर्तन है प्रतिरोध में वो समानुपाती होगा किसके? पदार्थ के प्रारंभिक प्रतिरोध के। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा आर समानुपाती होता है किसके? R0 के। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको और खुला करके लिख देता हूं। यहां हम लिख सकते हैं कि RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? R0 के। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो R0 पे डिपेंडेबल है। यदि R0 नहीं होगा तो ये अंतर कहां से मिल जाएगा हमें? ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि डेल्टा R जो था उसको हमने मान में लिख लिया कि ये किसके बराबर होता है, तो डेल्टा R RT माइनस R0 के बराबर, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाकर या दोनों को देखा जाए तो हमारी एक नंबर समीकरण बन जाती है। बना सकते हैं, कह सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं डेल्टा R जो हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन है वो तापमान पर भी क्या करता है? भी निर्भर करता है। समझ में आ रही है बात? हमारा जो डेल्टा आर है प्रतिरोध में परिवर्तन किसके आधार पे? ताप गुणांक प्रतिरोध के आधार पे, तो वो प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा आर समानुपाती होगा डेल्टा टी के। यानी कि जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होगा सेम उसी प्रकार प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा। यही तो ताप गुणांक है। यदि ये नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या लिख सकते हैं? RT माइनस R0 जो वैल्यू है डेल्टा आर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस
T1 के। ये T2, T1, RT, R0 ये मैंने आपको पहले बता दिए। तो इतना उतारने के पश्चात ये मिली हमें समीकरण 2 नंबर। कोई दिक्कत यहां तक? 2 नंबर और 1 नंबर। अब इन दोनों समीकरणों में इस तरफ पक्ष देखा जाए तो यहां भी कौन है भी डेल्टा आर, यहां भी कौन है भी डेल्टा आर। तो डेल्टा आर कॉमन लेके एक नई समीकरण अर्थात तीसरी का निर्माण करते हैं। कैसे बनेगी तीसरी समीकरण वो देख लेते हैं अभी। अब हमारे पास बचा कौन भी, कॉमन लिया तो हमारे पास कॉमन क्या बचा, डेल्टा आर। डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता था दो कारकों के साथ में। वो दो कारक क्या थे? एक कारक तो था R0, एक कारक क्या था R0 पहली समीकरण के अनुसार, और दूसरा कारक कौन है भी डेल्टा टी के। तो इनटू डेल्टा टी के। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R0 इंटू T2 माइनस T1 के। हमने वैल्यू लिख दी डेल्टा टी की और डेल्टा आर की, ठीक है। अब ये निशान हमें क्या करना है अभी, हटाना पड़ेगा। और जब कितनी बार ये बात होगी, ये निशान जब जब हटेगा तब तक एक क्या आता है, नियतांक आता है। तो वो नियतांक क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि RT माइनस R0, इसकी जगह डेल्टा आर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर हो जाएगा, ये निशान हमने हटाना है, हटा के निशान किसका, बराबर का। तो क्या आता है नियतांक, नियतांक क्या आया तो देखते हैं, R0 T2 माइनस T1, इतना तो था ही हमारा। और अब जो नियतांक आएगा वो नियतांक है हमारा अल्फा। अल्फा यानी कि ताप गुणांक, ये नियतांक है, नियत है, फिक्स रहेगा। तो RT माइनस R0 या डेल्टा आर बराबर हो जाएगा R0 इंटू डेल्टा टी या T2 माइनस T1 इंटू अल्फा के। इतनी बात यदि समझ में आ गई हो आपको तो हम आगे चल सकते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, और आगे चले, इसी फॉर्मूले को यदि हम और आगे हल करने का प्रयास करें तो यहां पर ध्यान से देखो, RT माइनस R0 है तो R0 को हम उधर भेज देते हैं। हम RT की वैल्यू ज्ञात करनी है, मैंने कहा था अंतिम तापमान हमें ज्ञात करना पड़ सकता है। तो मान लेते हैं हमें RT ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, RT अंतिम तापमान ज्ञात करना है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, R0 माइनस का। देखो पक्षांतरण बताया था आपको, R0 माइनस का उधर गया तो प्लस का। तो ध्यान से देखो, इधर से ये गया माइनस का, उधर क्या बचा, R0 किसका हो गया, प्लस का। प्लस में क्या बचा यहां पर, R0 इंटू T2 माइनस T1 इंटू अल्फा, इतनी चीज बच गई। अब ध्यान से देखो, RT इन सब के बराबर होगा। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक ये रही समीकरण, एक ये रही। इसमें R0 है, इसमें भी R0 है, दोनों समीकरणों में कॉमन आ गया कौन, R0। तो R0 को हम कॉमन ले सकते हैं। इस समीकरण के R0 को हमने कॉमन लिया और दोनों समीकरणों के R0 को जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा अभी, R0 जब कॉमन लिया तो इस जगह से R0 को हटा दिया, इस जगह से R0 को हटाया। हटाने के बाद में यहां पे क्या बचेगा, 0 तो नहीं रख सकते। तो यहां की वैल्यू यहां बच जाएगी कितनी, 1, क्योंकि R0 का गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा अभी, R0, ठीक है। प्लस में, क्योंकि निशान किसका है भी, प्लस का। R0 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बचा क्या, T2 माइनस T1 और N2 में क्या बच गया, अल्फा। ये आपका इस प्रकार से हल हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी इसको यदि और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि RT बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा, ये प्लस का निशान थोड़ा सा गलत बन गया, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये भी हम लिख सकते हैं। आपकी किताबों में भी शायद ऐसे ही लिखा हुआ है, यदि ऐसे नहीं लिखा हुआ तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं अभी कि RT बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा 0 टी के, अल्फा 0 टी के। अल्फा 0 क्यों लगाया यहां पे, क्योंकि अब हमने जो ताप गुणांक निकाला है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल रहे हैं, 0 डिग्री पे। तब हमें ये तापमान में परिवर्तन लेने की आवश्यकता नहीं है, तब हम अंतिम तापमान या एक अंतर है यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। जो मेन आपका फॉर्मूला बनता है वो इससे ये निकल के आता है। सारे प्रश्न आपके इसी से हल होते हैं। तो शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इस सबको एक साथ देख लेते हैं क्योंकि काफी बड़ा समीकरण हो गया है भैया, ठीक है ना। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, शायद आपको नजर आ रहा होगा। और ये आपकी टोटल समीकरण है। इस लास्ट वाली को यदि इग्नोर भी कर दें तो मेन समीकरण हमारी इतनी ही है, इतनी बन गई है। आगे जो हमारे सूत्र हैं वो इसी से हल होंगे, प्रश्न जो है सॉरी वो इसी से हल होंगे।
ये लो जी, तो ये आप उतार लेना अभी, ठीक है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बनाने का प्रयास, पहले तो बात है देखो रट्टे नहीं लगाने, कैसे बना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इससे आपके आगे के सवाल होंगे। लेकिन इसमें भी अभी एक सूत्र बाकी है। अब यहां पर हमने सिर्फ किसका मान ज्ञात किया, हमने RT का मान ज्ञात किया। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हमें पता लगा है सिर्फ किसके बारे में भी, RT के बारे में। क्या RT बराबर होता है R0 ब्रैकेट में 1 प्लस में अल्फा T2 माइनस T1 के, या डेल्टा T भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसी सहूलियत लगे आप वो लिखो। आप कहोगे डेल्टा T से समझा दो, मैं डेल्टा T से समझा दूंगा। आप कहोगे यहाँ अल्फा 0 लेके उधर T से समझा दो तो समझा दे, हर तरीके से हो सकता है, तरीके सेम रहेंगे भी। अब चलो आपको आसानी कर देते हैं, T1 T2 कंफ्यूजन कर रहा होगा कईयों को शायद, तो यहां पर अपने एक ही प्रतीक ले लेते हैं डेल्टा T, या सीधा T भी ले सकते हो। लेकिन उस समय में जो शुरू में लिखे थे हमने खूब सारे नाम, उसमें T को भी इंडिकेशन देना होगा कि T क्या है, डेल्टा T क्या है, तो वो चीज आ जाएगी। फिर अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी भी, अल्फा की, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमें RT मिला है, जबकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ताप गुणांक। तो अब देखते हैं अल्फा कैसे आएगा बाहर। तो RT बराबर था R0 के, R0 भी समीकरण के गुणा में, R0 को उठा के बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये RT के किस में आ जाएगा, भाग में। पक्षांतरण आपको बताया गया था, ठीक है, बताया था मैंने किस प्रकार से होता है, निशान बदल जाते हैं। अब RT बटा में R0, इस तरफ क्या बच गया 1 प्लस में अल्फा इंटू डेल्टा T बच गया। कोई समस्या, ठीक है। अब ये 1 जो है इसके प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो देखते हैं RT बटा में R0 माइनस का 1, और इस तरफ हमारे पास क्या बचा, अल्फा इंटू डेल्टा T बच गया। अब इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं और हल करते हैं। तो 1 प्लस में है, 1 के बटा में 1 लगा जाएंगे। अब इसको हल करने का तरीका सरल रूप से तो होगा नहीं, जोड़िए घटाविए, भिन्नात्मक संख्याएं हैं तो हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम क्या है अभी आपका R0, ये चीजें आपको आनी चाहिए, मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि मेरे को थ्योरी करवानी है, मैथ नहीं करवानी। R0 का R0 में भाग 1 पे गया, 1 का गुणा RT से तो क्या बचा RT, R0 में 1 का भाग लगाया, क्या बचा R0, और 1 से गुणा किया तो क्या आ गया R0। इस प्रकार से हल हो गया। तो हमारे पास अब क्या बच गया, हमारे पास बच गया RT माइनस R0 बटा में R0, और इस तरफ बच गया अल्फा इंटू डेल्टा, सॉरी निशान बिंदी नहीं आएगी, अल्फा इंटू T, इतना बच गया। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, अल्फा की। अल्फा किस में है, गुणा में, तो डेल्टा T उठ के इसके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। देखते हैं, अब मैं दोनों का ही पक्ष बदल के अल्फा का मान निकालता हूं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 बटा में R0 इंटू डेल्टा T। तो यहां पर हमें पता लगता है हमारे ताप गुणांक का फॉर्मूला कि अल्फा बराबर है RT माइनस R0 बटा में R0 इंटू T के। अब मैंने पहले ही कहा था, यदि इन चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं है कि RT कौन है, R0 कौन है, R0 कौन है, डेल्टा T कौन है, अल्फा कौन है, तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो सवाल ताप गुणांक के मुश्किल नहीं होते, मुश्किल होते हैं उनके आंकड़ों को व्यवस्थित करना, यहां समस्या हो जाती है अभी आपके। तो यहां हमने ज्ञात कर लिया क्या अभी, ताप गुणांक। तो ये फॉर्मूला भी आप आसानी से उतार सकते हो, बहुत आसान है, और उतारने से अच्छा है आप प्रयास करो जी फॉर्मूले बनाने का। टाइम लगेगा, एकदम से नहीं आएंगे, ध्यान रखना। अगर जिन्होंने ये पहली बार ये चीज कर रहे हैं उनके हो सकता है ये समझ में ना आए, 1% भी समझ में नहीं आएगी कईयों के, ठीक है। लेकिन यदि इसे बार बार देखोगे, दोहराओगे, तो हो सकता है आपको समझ में आए। चीजों को शुरुआत से लेके चलना पड़ेगा, बीच में से मत उठाना भाई, ठीक है ना, ये चीज है। तो हमें अल्फा मिल गया। अब बात करते हैं अल्फा के मात्रक की। ताप गुणांक का मात्रक जो हमने पहले लिख लिया था प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, वो कैसे आता है, जिस प्रकार विशेष प्रतिरोध का निकाला उसी प्रकार अल्फा का देख लेते हैं। तो यहां पर आ गया आपका अल्फा। अल्फा बराबर किसके है, RT माइनस R0। RT ओम में, R0 ओम में, 5 ओम में से यदि हम 2 ओम घटाएं तो क्या बचा, 3 क्या ओम। तो यहां भी जो बचेगा ऊपर वो ओम में आएगा, नीचे R0 की वैल्यू किस में मेजरमेंट होगी, ओम में, इनटू में डेल्टा T, टेम्परेचर किस में नापेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में। ओम से ओम कट गया, कितने पे कट गया अभी, 1 पे। अल्फा क्या बच गया, 1 बटा में डिग्री सेंटीग्रेड, या
प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गई ना बात। तो ताप गुणांक का मात्रक जो हमने पहले लिख लिया था, अब हमने निकालना सीख लिया कि ताप गुणांक बराबर होता है 1/में डिग्री सेंटीग्रेड के। कोई समस्या? यहां से देखोगे तो आपको परिभाषा मिलेगी ताप गुणांक की, क्या थी जो शुरुआत में लिखाई वही अंत में पहुंच के ध्यान रखना। अब यहां से चलेंगे ऊपर तक तो वापस उसी तक पहुंच जाएंगे, ऊपर से वापस नीचे आओगे तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। डेफिनेशन क्या थी? प्रति डिग्री तापमान परिवर्तन से जिस मात्रा में प्रतिरोध प्रभावित होता है उसे पदार्थ का, ये लो जी, ताप गुणांक कहते हैं। तो ये था आपका टॉपिक ताप गुणांक या टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब इसके प्रश्न आते हैं। अभी क्या आते हैं प्रश्न? प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। बहुत ही आसान प्रश्न हो सकते हैं यदि आपको ये चीजें इसी रूप में याद हों। यदि आप एक भी आंकड़ा इधर से उधर लिख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भी। तो इसके लिए एक प्रश्न है, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, एक सरल सा सवाल करके देखते हैं। क्या प्रश्न होगा, क्या लैंग्वेज होगी? मैं बोर्ड पे लैंग्वेज तो नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज बोलता रहूंगा और जो जो चीजें आंकड़े आएंगी वो हम लिख लेंगे। और एक चीज और भी, जब भी आप न्यूमेरिकल हल करो, जब भी कोई प्रश्न आपकी बुक्स के अंदर या आपके पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर कहीं भी न्यूमेरिकल रिलेटिव जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसके आंकड़े व्यवस्थित करने सीखो। अभी फिलहाल सीख रहे हो, आपके पास टाइम है, एक प्रश्न को करने में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं होगा, वहां अपने आंकड़े पहले व्यवस्थित करने होंगे। जब आपके आंकड़े व्यवस्थित हो जाएंगे फिर फॉर्मूले ऐड करने होंगे और फिर फॉर्मूले का चुनाव करना होगा, गलत कौन सा है, सही कौन सा है, इसमें कौन सा लगेगा। दिए गए आंकड़ों के आधार पर ही प्रश्नों में फॉर्मूले का चुनाव होता है। तो हम प्रश्न देखते हैं ताप गुणांक का एक। तो ऐसे इस प्रकार से लैंग्वेज होगी प्रश्न की कि एक पदार्थ का तापमान प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक तांबे की तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 ओम है। एक तांबे की तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितने ओम है? 10 ओम है। इस पदार्थ का प्रतिरोध 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मान लेते हैं 12 ओम है। इतना बढ़ता नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कितने ओम है? 12 ओम है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ओम और जो RT था 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12 ओम है। तो इस पदार्थ का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। इस पदार्थ का क्या ज्ञात कीजिए? ताप गुणांक। एक बहुत ही सरल सवाल करवा रहा हूं। सवाल इतने मुश्किल आ सकते हैं, इतने बड़े आ सकते हैं, इसका कोई अनुमान नहीं है। हम शुरुआत आसानी से करेंगे, टेस्ट में मुश्किल दूंगा मैं, प्रयास आप लोग करोगे। नहीं समझ में पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा ज्ञात करना है। अब अल्फा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आंकड़े रख लिए। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि अल्फा जो था वो बराबर होता है RT माइनस R0 बटा में R0 इंटू डेल्टा T के। कोई समस्या? अल्फा बराबर है RT माइनस R0, R0 इंटू डेल्टा T के। अब देखो हमारे पास आंकड़े कौन कौन से उपलब्ध है और कौन से नहीं है। हमारे पास RT है क्या? बिल्कुल RT है। R0 है? बिल्कुल R0 है। R0 है? बिल्कुल R0 हमारे पास उपलब्ध है। क्या हमारे पास डेल्टा T है? नहीं है। अब डेल्टा T क्या था? तो डेल्टा T ये था, मैंने समझाया था, डेल्टा T बराबर होता है T2 माइनस T1। अब T2 कितना है, T1 कितना? तो सवाल में आते हैं, किसी पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो हमारा T1 कितना है? प्रारंभिक तापमान कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में पदार्थ का प्रतिरोध 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना था? 12 ओम। तो T2 कितना है? कितना आ गया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा T कितना आएगा फिर? तो यहीं हल कर लेते हैं डेल्टा T को। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, 50 माइनस 0, तो हमारा डेल्टा T की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी। जो हमने निकालनी है कितनी आ गई? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई समस्या है तो बता देना, वैल्यू रखो, सवाल को हल करते हैं, आगे चलते हैं। भाई ध्यान से देखो, RT कितना था? भी RT आपका दे दिया 12 माइनस R0 कितना दिया? 10 बटा में R0 कितना दिया? 10 इंटू में 50। सॉल्व कर लो। अब कई क्या करेंगे? गलती। अब ध्यान से देखो, जिनको मैथ नहीं आती वो क्या करते हैं? ए जी ओ 10 है, ई 10 ओ 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 25 दूना 50। ये सवाल आपका गलत, ऐसे नहीं होता। अभी
कटेंगे कब? भिन्नात्मक संख्याएं जब भी आए और अलग अलग संख्याएं हो, कैसे कटेगी? जब उनके चिन्ह सेम हो। यहां पे चिन्ह तो है माइनस का और यहां चिन्ह है गुणा का, नहीं कटेंगे। कब कटेंगे? जब ये भी गुणा में और ऊपर वाला भी गुणा में, तब गुणा में गुणा कट सकता है। ऊपर प्लस नीचे माइनस नहीं कटेंगे, ऊपर माइनस नीचे गुणा, ऊपर भाग नीचे गुणा कभी नहीं कटेंगे। पक्षांतरण करके काट सकते, ऐसे कटेंगे नहीं, ध्यान रखना। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना भी आप लोगों ने। कैसे करना है? तो वो मैथ आनी चाहिए आपको। नहीं आती है तो भैया मैथ की क्लासें लगाओ, सीखो, क्योंकि न्यूमेरिकल यदि नंबर लेना चाहते हो तो आपको गणित का मान पता, आपको आनी चाहिए। अब कैसे हल करेंगे? तो 12 में से 10 घटाने पड़ेंगे। 12 में से 10 गए तो कितने बचे? 8। गणित आता है ना, घटाव तो आता होगा। कितने बचे? 2। और 50 का गुणा 10 से किया तो कितना आ गया? 500। हाँ, अब काट दो। 2 एकम 2, 250 दूना 500, क्या बचा? 1/250। 1/250। 1/250 को जब हल करेंगे तो पॉइंट लग गया, यहाँ 0 लग गया, नहीं जा रहा, यहाँ 0 उतारा, यहाँ 0 अभी भी नहीं जा रहा, यहाँ 0, फिर से यहाँ 0, अब जाएगा 250 एकम 250 और 250 चौक का 1000। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा अल्फा में प्राप्त हो गया इस सवाल के अनुसार। कर लोगे यदि इस तरह के प्रश्न आ जाएं, ठीक है। एक बात और है, इसमें प्रश्न बहुत हैं भी। यदि ये ताप गुणांक टॉपिक ही मैं छेड़ता रहूं, अकेला ताप गुणांक ही कराऊं, तो कम से कम 3 या 4 इसके अंदर वीडियो तैयार हो जाएगी। इतने तरीके के प्रश्न आते हैं, बहुत बड़े प्रश्न होते हैं। लेकिन जहां तक प्रश्नों का मैंने अनुभव किया, इतने लंबे समय के दौरान बहुत एग्जाम देखे हैं। पहले तो बात है, आपकी रेगुलर ITI में आज तक के इतिहास में ताप गुणांक का कोई प्रश्न नहीं आया अभी। आने को देखो, मैं नहीं कहता कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है। काफी बड़े एग्जामिनर, ये पेपर बनाने वाला जो पेपर सेटअप टीम है, यदि उनमें दिमाग है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन यदि किसी को करने हैं, और आप ऐसे सवाल दे दो जिनकी कैलकुलेशन इतनी टफ होती है कि उनको करने में 5-7 मिनट तो एक सवाल में लग जाएंगे, और उन्हें 10 सवाल दे दिए तो बच्चों से होंगे नहीं। हमने कोई बैंकिंग वगैरह की तैयारी नहीं करनी है जो हमारी फास्ट स्पीड मैथ में कैलकुलेशन में होनी चाहिए। तो हमारे इतने बड़े बड़े सवाल आते नहीं है, फिर भी जो भी छोटे मोटे आ रहे हैं उनका 1-1, 2-2 उदाहरण में हर टॉपिक में आपको कराता रहूंगा। तो यहां तक तो बात की थी हमने ताप गुणांक यानी कि अल्फा ज्ञात करने की। अब यदि आपको अल्फा ही दिया हुआ है, आपको क्या दिया है? अल्फा दिया है, और आपसे पदार्थ का प्रतिरोध पूछ ले तो उसका सवाल कैसे होगा? तो उसके लिए लिखिए लैंग्वेज। एक सवाल और करते हैं। किसी पदार्थ का प्रतिरोध जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मान लेते हैं कि 20 ओम है। 0 डिग्री पर कितना है? 20 ओम है। इस पदार्थ का ताप गुणांक अल्फा जो है वो है 0.025 पर डिग्री सेंटीग्रेड। पदार्थ का ताप गुणांक है 0.025 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको एक T2 टेम्परेचर पर, और T2 टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पदार्थ का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि क्या पूछ लिया आपसे? RT पूछ लिया अभी, ठीक है। क्या प्रश्न आया? क्या उसकी लैंग्वेज होगी कि एक पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 20 ओम है, उस पदार्थ का ताप गुणांक 0.025 पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस पदार्थ का प्रतिरोध बताइए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है। पहले तो इस आंकड़े से आप करने का प्रयास करो। फॉर्मूला क्या लगाओगे पहले तो मेरे को वो बताओ भी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? क्या ज्ञात करना है? RT ज्ञात करने का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले करवाया था। RT बराबर होता है R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। कोई दिक्कत? यहां पर ये डेल्टा जो है ये हम हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे भी देखना, पिछले सवाल में भी हटाया था। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। तो R0 कितना दिया था अभी आपका? ऊपर जाके देख लो, ये रहा। R0 कितना है अभी? 20। थोड़ा छोटा करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि सारे आंकड़े हमारे सामने उपस्थित रहें। तो अब RT ज्ञात करना है। R0 कितना दे रखा है हमें? 20 ब्रैकेट में 1 प्लस में अल्फा कितना दे रखा है? ये रहा अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0.025 इंटू डेल्टा T। अब ये डेल्टा T क्या होता है आपको पता है? T2 माइनस T1,
यही तो था ना। अब T2 माइनस T1, तो T2 तो हमारे पास है, ये रहा T2, लड़के का नाम है T2, डो कितने हो रहे हो, ठीक है ना। तो T2 तो हमारे पास है, लेकिन T1 कितना है, T1 देखो प्रश्न के अंदर छुपा हुआ है, छुपी हुई चीजें भी निकालनी पड़ेगी। किसी पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 20 है, प्रारंभिक तापमान कितना दे दिया 0 डिग्री, वो 0 डिग्री ही आपका T1 होगा। तो T2 माइनस T1 यदि हम करते हैं, T2 माइनस T1, तो यहां पे करना पड़ेगा फिर से हमें 100 डिग्री है आपका T2 माइनस 0, 100 में से 0 घटाए क्या बच गए 100। तो यहां पर मैंने कहा था वो डेल्टा हट जाएगा, डेल्टा हट के यहाँ पे क्या बचा, भी सीधा का सीधा क्या लिख सकते हैं 100 ही लिख सकते हैं, क्योंकि जब डेल्टा टी की वैल्यू ज्ञात की तो T2 माइनस T1 किया तो 100 माइनस 0 किया तो हमारे पास 100 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से यदि मैथ नहीं आती सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर मैथ आनी बहुत जरूरी है। बोर्ड मास आपको बताया सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्रैकेट, ब्रैकेट का भी नियम है, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बी ब्रैकेट ओ से ऑफ या का, उसके बाद में बी ओ डी डिवाइड भाग है क्या इसमें ब्रैकेट के अंदर नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आओ, चौथे पे आओ, मल्टीप्लेक्शन एम गुणा है क्या, अब गुणा होगा, क्या होगा गुणा। तो मैं 100 का गुणा करना है 0.025 के साथ में, तो 025 के साथ में गुणा करेंगे तो इसका पॉइंट हटा दो, बटा में क्या आ गया अभी 1000 आ गया, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और यहां से 10 का भाग जब 25 में लगाया तो ये आ गया 2.5, 2.5 जब 1 में जोड़ा तो यहां बच गया 3.5। ये लो जी, अब 20 का गुणा 3.5 से कर दो, ब्रैकेट हम हटा सकते हैं, हम सीधा ही लिख सकते हैं 20 इंटू 3.5, इसको पॉइंट हटाया, बटा में 10 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 35 का गुणा 2 से किया तो कितना आ गया 70 ओम आपका RT आ जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 0 डिग्री पर 20 ओम था, तापमान बढ़ा के 100 डिग्री कर दिया तो प्रतिरोध कितना आ गया 70 ओम। अभी यहां से एक चीज और पूछ सकता है, अभी ताप गुणांक आपका यदि पॉजिटिव में है, किसमें है पॉजिटिव में, तो वो PTC पदार्थ है। ताप गुणांक यदि आपका नेगेटिव में है तो वो NTC है। बाकी आज तक नेगेटिव वाले आपके आए नहीं है, पॉजिटिव ही आ रहे हैं, लेकिन ये उत्तर यदि आपका नेगेटिव में आ रहा है, 20 से कम आ रहा है, 0 से भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये NTC है, और यदि ये 20 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, मतलब तापमान बढ़ा है, 0 से बढ़कर 100 हो गया तो प्रतिरोध भी 20 से बढ़कर 70 हो गया, यही चीज चल रही है तो PTC है। और तापमान बढ़ा दिया और प्रतिरोध घट गया, 20 ओम से भी कम आ गया, इस प्रश्न के अंदर उत्तर आ जाता, आंकड़े ऐसे देते तो टेस्ट में देखेंगे, शनिवार ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे आ जाए तो वो NTC है, तो NTC PTC की भी पहचान आपको होनी चाहिए। तो यहां आपका एक टॉपिक हम समाप्त करेंगे जिसका नाम है ताप गुणांक। तो यहां हमारा एक पूरा टॉपिक भी समाप्त हो गया जिसका नाम था प्रतिरोध के नियम। तो हमने लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का अध्ययन कर लिया, तो ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करेंगे। अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, आप इसको जोड़ के देख सकते हो प्रतिरोध के नियम से, हाँ उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन उसके एक विशेष चीज के साथ ये स्पेशल संबंध रखता है। तो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाऊंगा उसका नाम है चालकता। क्या नाम है? चालकता के नियम, या कह सकते हो कंडक्टिविटी के नियम। अब तक तो हमने प्रतिरोध के नियम पढ़े थे, अब हम चालकता के नियम पढ़ते हैं। प्रतिरोध यदि आपने पढ़ लिया, उसका हर चीज उल्टा कर दो तो बन जाएगी चालकता। क्योंकि हम इससे पहले शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, हमने पढ़ा था कि G नाम की कोई चीज थी, चालकता थी, G बराबर क्या था 1/R था कि नहीं था, यानी कि चालकता प्रतिरोध का विलोम है। अब चालकता क्या है उसके बारे में थोड़ा और जानकारी चाहिए ताकि आप इसको प्रतिरोध के नियमों से भी जोड़ के देख सकते हो और इसको चालकता के नियम भी कह सकते हो। तो क्या होंगे चालकता के नियम, या क्या है चालकता? तो हेडिंग लगा लीजिए, चालकता यानी कि कंडक्टेंस। डेफिनेशन मैं वैसे तो पहले ही लिखवा चुका हूं, लेकिन टॉपिक चल रहा है तो उसके अंदर भी आपको लिखवा ही देता हूं। तो हेडिंग लगा लीजिए चालकता, और लिखिए उसके अंदर कि सभी पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण, सभी पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिससे पदार्थ स्वयं में से धारा प्रवाह के लिए सुगमता प्रदान करते हैं, क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। चालकता का प्रतीक होता है G, और इसका SI मात्रक आप लिख सकते हो महो, या इसको बोलते हैं साइमन, या एक और नाम से लिख सकते हो सीमेंस। तो चालकता के मात्रक हैं महो, साइमन या सीमेंस। महो को इस प्रकार से लिखा जाता है, मैंने पहले भी कहा था, ये ओम नहीं है, उल्टा ओम नहीं, ओम की लता कौन चकनी, तो ये है ओमेगा, और साइमन या सीमेंस का प्रतीक जो होता है वो S होता है। तो ये थी चालकता। अब जिस प्रकार प्रतिरोध कुछ कारक पर निर्भर करता था, सेम चालकता भी कुछ कारकों पर क्या करती है, भी निर्भर करती है। तो देखो भी, अब नेक्स्ट क्या लिखना है आपने, तो लिखो जिस प्रकार पदार्थ का प्रतिरोध कुछ कारकों पर निर्भर करता है, सेम उसी प्रकार पदार्थ की चालकता भी कुछ कारकों पर निर्भर करती है।
अब क्या है प्रतिरोध और चालकता में रिलेशन, तो ध्यान से देखिएगा कि किसी पदार्थ की चालकता G, अब मैं पूरा विस्तृत विवरण नहीं लिखाऊंगा क्योंकि विवरण हमने प्रतिरोध का पढ़ना था, मेन टॉपिक हमारा प्रतिरोध ही रहेगा, चालकता उसके साथ साथ चलेगी। चालकता के प्रश्न आपके बहुत ही कम आते हैं, कहां आएंगे, इसी थ्योरी में आएंगे तब दोबारा देखेंगे। फिलहाल के लिए यही समझ लो कि नंबर 1 नियम क्या कहता है चालकता के, किसी पदार्थ की चालकता G ये समानुपाती होती है उस पदार्थ के क्षेत्रफल के, एरिया के। अगर ये ए जो अल्फा सा बन गया तो किसी पदार्थ की चालकता है वो उसके एरिया यानी कि क्षेत्रफल के क्या होती है, कटाक्ष क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती। नियम नंबर 2, किसी पदार्थ की चालकता उस पदार्थ की लंबाई के विलोमानुपाती होती है। प्रतिरोध का उल्टा चालकता है ना, तो चालकता जो एरिया है, क्षेत्रफल है उसके समानुपाती, जबकि प्रतिरोध क्षेत्रफल के विलोमानुपाती। चालकता लंबाई के विलोमानुपाती जबकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। उल्टा चल रहा है ना सब कुछ। अब नियम नंबर 3 कैसे बनेगा तो वो भी देख लेते हैं। अभी नियम नंबर 3 का निर्माण किस प्रकार से होगा, बहुत आसान है, समझ गए होगे शायद। अब दोनों को यदि मिला दें, समीकरण 1 समीकरण 2 को मिला के लिखें तो G प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं A/L, यानी कि क्षेत्रफल बटा में लंबाई। इस निशान को हटाएंगे, निशान किसका आएगा, बराबर का। अब क्या आएगा, नियतांक, और यहां नियतांक जहां पहले हमें मिला था रो, यहां मिलेगा ये बंदूक सी। इस बंदूक को बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। अब कई कहेंगे जी पहला भी सिग्मोस आयो, पहला इसको तो कौन दिखा हुए, ये ला, ये भी क्या था, ये था सिग्मा। ये दोनों ही सिग्मा है, ठीक है। एक दो आदमी है, उनके नाम सेम हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है ना। आप ये टेस्ट दोगे इसके टीचमेंट ऐप में देना, कितने सारे लोगों के नाम सेम है, कोई 7-8 एक मुकेश भरे पड़े हैं, सारों की शक्लें सेम है क्या, नहीं है। तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, दोनों के नाम सेम लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं। ये बीजगणितीय योग को तो ये अभी बताऊंगा, ठीक है। तो प्रतीकात्मक रूप से जब ये निशान हटा, समानुपात का बराबर का निशान आया तो क्या आना चाहिए था, नियतांक। नियतांक के रूप में हमें मिला सिग्मा और G बराबर हो गया सिग्मा A/L। अब लिखना है यहां सिग्मा, यहां ये जो सिग्मा है ये किसको बताता है, ये बताता है विशिष्ट चालकता को, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो ये है विशिष्ट चालकता। वो था विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतीक रो था, यह है विशिष्ट चालकता, प्रतीक है सिग्मा। और आगे चलेंगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो G बराबर हो गया सिग्मा इंटू A/L। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, किसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है भी हमें, विशिष्ट चालकता का। तो सिग्मा पक्षांतरण करो, G के बटा में कल्पना करो, G के बटा में क्या है, 1 है, G का गुणा L से, सिग्मा A का गुणा 1 से, सिग्मा यही रह गया, A/GL के भाग में चला जाएगा। तो सिग्मा बराबर होगा G इंटू L बटा में A के। तो ये होगी आपकी विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता का मात्रक कैसे निकल के आएगा तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। अब विशिष्ट चालकता का क्या मात्रक है तो ध्यान से देखो, भी बहुत आसान। एक चीज यदि आपने बढ़िया तरीके से पढ़ ली तो दूसरी चीज को समझने में, उसको हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो सिग्मा का मात्रक, सिग्मा बराबर G, चालकता का मात्रक क्या था, महो या साइमन, तो ये लो जी, ये महो लगा दिया हमने, इनटू लंबाई का मात्रक किसमें था, ये लो जी हमने मीटर में लगा दिया। एरिया किसमें मेजरमेंट होता है, एरिया वर्ग मीटर में मेजरमेंट होता है। तो मीटर से स्क्वायर कट गई तो सिग्मा की इकाई क्या बच गई, सिग्मा की इकाई बच गई महो प्रति मीटर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो महो प्रति मीटर, या इसकी इकाई को और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो साइमन प्रति मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां महो की जगह उल्टे ओमेगा की जगह S लिख दोगे तो साइमन प्रति मीटर हो जाएगा, वैसे लगभग जगह महो प्रति मीटर ही लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात। जिस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा उसी प्रकार से हमने क्या पढ़ी, विशिष्ट चालकता। अब यदि आपसे पूछ ले कि जी बताओ विशिष्ट चालकता ज्ञात कैसे की जाती है तो इसका क्या फॉर्मूला है, तो विशिष्ट चालकता ज्ञात करने के लिए क्या करना है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के घन टुकड़े, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के घन टुकड़े के आमने सामने
के कौन से सिरे, आमने सामने के सिरों के मध्य नापी गई चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। सेम डेफिनेशन विशिष्ट प्रतिरोध वाली बन जाएगी। घन वही होगा, पदार्थ ही वही होगा, पहले प्रतिरोध नापा, अब की बारी क्या नापेंगे, चालकता नापेंगे। और यदि आपको एक और सरल सी परिभाषा लिखनी हो किसकी, विशिष्ट चालकता की, तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो नहीं, लेकिन बताता हूं, आप डेफिनेशन बनाने का प्रयास करना। ये लो, क्या बन गया ये, कि ये बंदूक सी है, ये पी के बराबर है, 1/p के बराबर है, ये आप कह सकते हो। ठीक है ना, कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम है। ये लो जी, ये बन गया। या क्या कह सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का विलोम है। बात क्या है, एक ही है, कोई ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। प्रतिरोध तो आपको हर कहीं पढ़ाने को मिला, लेकिन चालकता कहीं कहीं मिलेगी। मैं अलग तरीके से प्रश्न दूंगा, मैं प्रतिरोध के प्रश्न भी दूंगा, मैं चालकता के प्रश्न भी दूंगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले 2 टेस्ट दिए हैं, शायद आज उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये विशिष्ट चालकता वाला जो सूत्र था, एक पेपर में मैंने पूछा था निम्न में से कौन सा सूत्र चालकता को प्रदर्शित करता है। कईयों ने ए लगाया, कईयों ने बी, जबकि उत्तर सही था डी, यानी कि उपरोक्त सभी किस आधार पे आया जी, वो इस आधार पे आया था। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। तो यहां तक बात की थी हमने विशिष्ट चालकता की। ये एक ही टॉपिक है जो विशिष्ट प्रतिरोध से साथ जुड़ा हुआ है। करवाने को मैं वहीं करवा सकता था, लेकिन प्रभेद करना जरूरी था। यदि उसके बीच में इस चालकता को अपने लेके आते तो हमारा वो क्रम टूट जाता, और उस क्रम में शायद हम याद नहीं रख पाते। तो ये थी विशिष्ट चालकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ा पाऊंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी थोड़ी और बड़ी होगी, उसके भी 1, 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं। उसके अंदर अपने पढ़ेंगे परिपथ के क्रमों का अध्ययन, हम श्रेणी परिपथ पढ़ेंगे, समांतर पढ़ेंगे और मिश्रित परिपथ पढ़ेंगे, उनकी गणनाएं करेंगे। तो वो वीडियो काफी आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन उस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आपके लगभग जितने भी 20% के सवाल आते हैं वो श्रेणी समांतर से हैं। आपकी मशीनें भी जब आप आगे पढ़ोगे तो सेल भी श्रेणी समांतर में जुड़ते हैं। डीसी जनरेटर, मोटर की बात करें वो भी श्रेणी समांतर में होती है। अल्टरनेटर भी श्रेणी समांतर में जोड़े जाते हैं, ट्रांसफार्मर भी जुड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं वो इन 2 विशेष क्रमों में श्रेणी समांतर में जुड़ती है, और इन दोनों को एक साथ प्रेरित कर दे तो मिश्रित क्रम में जुड़ती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।